लास्ट टाइम हमने एचडीएलसी फेजेस में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखा था। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो होता है उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, SRS। ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है जिसके कारण डेवलपमेंट डिपेंड करता है। मेन जो है तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का आउटलाइन हमें बताता है। इसके बिना प्रोजेक्ट जो है वो करेक्ट डायरेक्शन में नहीं चल सकता। तो इसमें इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन और बिब्लियोग्राफी, ये मुझे कंपोनेंट्स हैं। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि गेट रेडी विथ योर नोट्स। सभी अपना नोट्स कॉपी ओपन करें और हर पेज में जिसमें आप राइट करेंगे उसके ऊपर हेडर में डेट डालें, आज का सब्जेक्ट लिखें, आपका नाम लिखें, सर आज का डेट डालना है, नंबर लिखना है और सेक्शन लिखना है। तो आपका नोट्स कॉपी जो है सर इस लेक्चर के बाद जो क्विज होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगा उसको आंसर करने के लिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्टेट्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट रिप्रेजेंट्स द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द एंटायर प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो उसका बाउंड्री है पूरे प्रोजेक्ट का, कि हमको पूरे प्रोजेक्ट में क्या अचीव करना है, ये इंट्रोडक्शन में दिया जाता है। इंट्रोडक्शन में जो हम दे रहे हैं वो प्रॉब्लम एनालिसिस करने के बाद, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, उसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करने के बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो पूरे प्रोजेक्ट को गाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट होता है वो है इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैट द सॉफ्टवेयर हैज टू सॉल्व। तो सॉफ्टवेयर बनेगा वो यूजर को एक गोल अचीव करने के लिए या कस्टमर को एक गोल अचीव करने के लिए बनाया जाएगा और उसी गोल के बारे में एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में रहता है। यहाँ पे ये टेक्निकल फॉर्मेट में रहेगा। तो वी यूज वेरियस डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स, डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो विथ वेरियस एलिमेंट। पूरे सॉफ्टवेयर में आपको अंदाजा रहेगा कि डेटा फ्लो जो है वो शुरू से लेकर एंड तक डेटा फ्लो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूजर ने कोई भी डेटा एंटर किया है, वो यूजर इंटरफेस में एंटर करेगा, वहां से वो बिजनेस लॉजिक जाएगा जो उसको चेक करेगा, वैलिडेट करेगा जो डेटा सही आया कि नहीं। फिर इस डेटा को
जरूरत पड़ने पे कुछ मैनिपुलेशन करके डेटाबेस में डालेगा, या तो फिर उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डेटाबेस में से निकालेगा। तो द एंटायर प्रोजेक्ट, इन द एंटायर प्रोजेक्ट डेटा फ्लोज थ्रू द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ऐसे ही कंट्रोल फ्लो भी होगा कि कौन सा मॉड्यूल इसके बाद एक्टिवेट होगा, इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले कौन सा मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और ये कंट्रोल फ्लो जो है ये भी डायग्रामेटिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो बहुत डायग्राम हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा इज DFT, डेटा फ्लो डायग्राम। वैसे ही कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ट्रांजिशन डायग्राम का हेल्प लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिनको लेके हम डिस्क्राइब करते हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर किस प्रकार से चलेगा, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन पार्ट। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का, SRS डॉक्यूमेंट का, वो है फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। It contains the descriptions related to the problem solution that is attained through partitioning. Partitioning का मतलब है divide and conquer strategy को यूज करना। So the problem is divided into partitions, और हर पार्टीशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम का पार्टीशन है तो उसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए मॉड्यूल्स क्रिएट किए जाएंगे, और वो मॉड्यूल जो है वो पार्टीशंस में क्रिएट किए जाते हैं। अब जो मॉड्यूल्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्यों क्रिएट किया गया, उसका जस्टिफिकेशन, वो क्या परफॉर्म करेगा, उसका आउटपुट क्या मिलेगा, उसको हम चेक कैसे करेंगे कि मॉड्यूल तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहता है दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ द कंपोनेंट। So modules are the components in a software system, और उनके बीच का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको फंक्शनल डिस्क्रिप्शन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शनल डिस्क्रिप्शन जो है वो मेजर फंक्शंस होते हैं जो यूजर डिजायर करता है, जो कस्टमर ने डिजायर किया हुआ है, वो मेन जो फंक्शंस हैं वो मॉड्यूल्स के थ्रू फंक्शनल डिस्क्रिप्शन में बताए जाते हैं। उसके बाद आता है बिहेवियरल या नॉन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन। नॉन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन वो सब चीजें हैं जो यूजर ने नहीं बताया है, लेकिन टेक्निकली हमको समझना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि अगर यूजर ने आपको कहा है कि यूजर इंटरफेस में उसे एज इनपुट कराना है, तो एज न्यूमेरिक होगा कि नॉन न्यूमेरिक होगा ये तो यूजर नहीं बताएगा, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एज एन इंजीनियर हमको समझना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल या बिहेवियरल रिक्वायरमेंट, और उसका भी डिस्क्रिप्शन हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में रखते हैं because it is very crucial. So it is related to the internal operation of the software. It also is a representation of how the response to external events will be catered by the software. इसमें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, जो पूरे सिस्टम का बिहेवियर को समझाता है कि पूरा सिस्टम जो है कैसे बिहेव करेगा अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनपुट सिस्टम में डाला जाए।
उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी, दिस इज द लास्ट पॉइंट इन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। बिब्लियोग्राफी में रेफरेंसेस दिए जाते हैं ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव यूज्ड, all the technical documents and the technical basis on which we have created the entire software requirement specification document. इसमें engineering documents, technical references, vendor literature and standards etc. include किए जाते हैं। vendor literature का क्या मतलब होगा? जहां से आप सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमको स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, तो हम हार्डवेयर तो क्रिएट नहीं करेंगे, हमको तो किसी वेंडर से बात करना पड़ेगा टू सप्लाई द हार्डवेयर। सिमिलरली हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जिसपे हमारा सॉफ्टवेयर रन करने वाला है, उसके लिए भी सिस्टम खरीदना पड़ता है। अनलाइसेंस तो बनेगा नहीं। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है। उसका भी रेफरेंस इसमें दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए किस टाइप का सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, so that particular software component gets created properly and tested properly. So these are the phases in software requirement specification document. Hopefully सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है तो फेज है फोर्थ, जो फेज है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एनी डाउट? सर बिब्लियोग्राफी समझ नहीं आया। हाँ, बिब्लियोग्राफी के बारे में मैं फिर से बताता हूँ। बिब्लियोग्राफी जो है इट इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है? ये वो सब रेफरेंसेस हैं जिनको आप यूज करके पूरा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का एक एक पार्ट आपने बनाया। ये बेसिस बताता है, टेक्निकल बेसिस बताता है कि आपने कुछ इमेजिन सर आपकी नहीं किया है। हो रही है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर। यस सर, बहुत ज्यादा। सर कट कट के आ रहा है, कट कट के आ रहा है। बफर हो रहा है सर। ओके, मैं स्लोली बोल, आई विल अगेन एक्सप्लेन bibliography. So it contains references. The references of all the necessary documents that we have used to create the software requirement specification document. Introduction, information description, functional description, behavioral description, इसमें कहाँ से निकाला है वो रेफरेंसेस हम बिब्लियोग्राफी में डालते हैं। इसे कोई भी इमेजिनेशन से हम कोई भी चीजें नहीं लिखते हैं, सब कुछ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट से ही रेफर करके लिखते हैं और इन सभी रेफरेंसेस को बिब्लियोग्राफी में डाला जाता है। इसमें टेक्निकल रेफरेंसेस, वेंडर लिटरेचर स्टैंडर्ड भी इंक्लूड किया जाता है। वेंडर लिटरेचर का मतलब है जो सप्लायर्स हैं जिनका हेल्प लेके हम सॉफ्टवेयर बने, जैसे जिनसे हम हार्डवेयर लेंगे
जिनसे हम सॉफ्टवेयर मेंटेन करवाएंगे, जिनसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जिनको हम कांटेक्ट करते हैं टू कंप्लीट द सॉफ्टवेयर। तो उनसे रिलेटेड भी लिटरेचर इसमें रहता है। सो दिस इज रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफी। ठीक, होपफुली सबको समझ में आया है। एनी क्वेश्चन? सर सर तो सर हम प्रोसीड करें। सर बिब्लियोग्राफी हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों है सर? यूजर तो कभी ऐसे पूछेगा नहीं कि कहाँ से, मतलब सर इसका सोर्स है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए रहता है। इट इज ठीक। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट हम देख, जो एसडीएलसी स्टेजेस हम देख रहे हैं, इसमें जितना भी डॉक्यूमेंट्स हम देखेंगे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उनको यूज करेंगे। अच्छा सर। ठीक है। यस। ये जो हम कंटेंट देख रहे हैं ना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, ये हर फेज में यूज होगा टू वेरीफाई कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे डिजाइन बना रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें जो है वो एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एसआरएस हमको डायरेक्शन देता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बाउंड्री बताता है कि हमें क्या क्या करना है और किस लिमिट में रह के करना है। इट इज ए डॉक्यूमेंट ओनली मेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर who will develop the software. Is it clear? Okay then, we will proceed. Next जो फेज है SDLC के फेजेस का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो फेज आता है दैट इज ओवरऑल डिजाइन या आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो एक ग्रोस रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है। सो इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं पूरे सॉफ्टवेयर का, उसको हम दिखाते हैं, उनको उनका इंटर रिलेशनशिप्स को ड्रॉ करके दिखाते हैं और उनमें से जो डेटा ट्रांसफर होगा उसके बारे में भी समझाते हैं। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन क्यों यूज करना है? ये पूरे सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तो इस डिजाइन को कंपेयर करके देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर एक्चुअली बना है और जो आर्किटेक्चर डिजाइन में दिया हुआ डाटा वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ये टॉप लेवल डिजाइन है जिसमें ऊपरी तरीके से सुपरफिशियली वी डिस्क्राइब द एंटायर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स उसमें दिखाएंगे, एक्सटर्नली विजिबल प्रॉपर्टीज ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएंगे, रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द कंपोनेंट्स हम दिखाएंगे। बस इतना ही इसमें दिखाया जाता है। ये पूरे सॉफ्टवेयर का एक बेसिक ब्लूप्रिंट आप हमको बताता है। जैसे मैंने कहा ये ग्रोस रिप्रेजेंटेशन है और ये लास्ट में यूज होता है जब फाइनल सॉफ्टवेयर को अप्रूव करना रहता है
कि हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया जो आर्किटेक्चरल डिजाइन में हमने सोचा था कि पूरे सॉफ्टवेयर के लिए ये सब कंपोनेंट्स जरूरी है। इसमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं रहता, सिर्फ सुपरफिशियल डिस्क्रिप्शन रहते हैं ऑफ द मेजर मॉड्यूल्स प्रेजेंट इन अवर सॉफ्टवेयर। अभी वो मॉड्यूल्स बने नहीं हैं क्योंकि अभी हम डिजाइन फेज में हैं। हमने सिर्फ प्लान किया है कि ये सब मॉड्यूल्स बनने चाहिए, और इसका बेसिस क्या है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। उसी के बेसिस पे आर्किटेक्चरल डिजाइन को क्रिएट किया जाता है। आप लोग प्लीज नोट भी करते जाएं जो स्लाइड में लिखा है, शॉर्ट में नोट करिए, वाइज नोट करिए, और मुझसे पूछिए अगर कोई डाउट है तो। ओके देन विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है डिटेल्ड डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है वो सुपरफिशियल या ग्रोस डिजाइन है। डिटेल्ड डिजाइन जो है आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक्सटेंशन होता है। डिटेल्ड डिजाइन में हम जो मेजर मॉड्यूल्स हैं उनको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करके बताते हैं कि ये मेजर मॉड्यूल का जो फंक्शनैलिटी है वो सब मॉड्यूल्स को यूज करके कैसे अचीव किया जा सकता है। ये जो डिटेल डिजाइन होता है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को दिया जाता है जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर का एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हर मॉड्यूल को डिटेल में समझाए और उनके सब मॉड्यूल्स या सब सिस्टम्स के बारे में समझाए और डायग्रामेटिकली उसको क्लियर कट वे में रिप्रेजेंट करके बताए। इसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे किए जाएंगे उनके स्टेप्स भी बताया जाता है। प्रोग्राम को नहीं लिखा जाता, सिर्फ एल्गोरिथम या स्यूडो कोड से उसको समझाया जाता है, क्योंकि डिजाइन हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं। डिटेल डिजाइन also helps us or also contains logical structure of each module and their interfaces to communicate with each other. लॉजिकल स्ट्रक्चर से क्या मतलब होगा कि जैसे ही मॉड्यूल के अंदर डेटा आएगा वो किस प्रकार से मैनिपुलेट होगा, वो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि अगर लॉजिकल मिस्टेक हो किसी भी प्रोग्राम में तो आउटपुट गलत आएगा लेकिन प्रोग्राम चलेगा। तो हमको ऐसा करना है कि मॉड्यूल चले भी और करेक्ट आंसर भी या करेक्ट आउटपुट भी जनरेट। तो वो हो गया उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये कोड के थ्रू बताया जाता है। उसके बाद इंटरफेस ऑफ द मॉड्यूल। इंटरफेस का मतलब होता है मॉड्यूल का, मॉड्यूल इज व्हाट, इट इज अ फंक्शन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको हम फंक्शंस बोलते हैं या प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो इसमें जो इनपुट आर्गुमेंट्स होते हैं वो फंक्शन का इनपुट मैसेज होता है, तो फंक्शन को हम देते हैं। और फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है उसका रिटर्न मैसेज फ्रॉम द फंक्शन। एंड फंक्शन नेम इज द मॉड्यूल नेम, सब मॉड्यूल नेम।
क्लियर? सो इसमें हम मॉड्यूल्स का इनपुट आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप्स, and what do we expect the module to do when the input arguments are fed into the module, and how the module will react to the data, and how it will give output, so that those outputs generated by the modules can be given to other modules for further processing. ठीक, सो डिटेल डिजाइन में हर एक मॉड्यूल का डिटेल डिस्क्रिप्शन, सब मॉड्यूल्स का डिस्क्रिप्शन, इनपुट आर्गुमेंट, रिटर्न टाइप, प्रोसेसिंग लॉजिक, ये सभी चीजें जो डिटेल डिजाइन में समझाया जाता है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है। और ये डॉक्यूमेंट कौन यूज करेगा? दिस डिटेल डिजाइन will be used by the groups who are working on the separate modules. से हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 ग्रुप्स वर्क कर रहे हैं मेजर मॉड्यूल्स पे। उनको हम डिटेल्ड डिजाइन अलग अलग मॉड्यूल्स का दे देंगे, रेस्पेक्टिव मॉड्यूल्स का दे देंगे, जिसको यूज करके वो उन मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकें और उनको पता भी रहे कि जब मॉड्यूल इंप्लीमेंट होगा तो उसमें लॉजिक क्या यूज करना है, उसमें इनपुट्स क्या देने हैं और आउटपुट्स क्या एक्सपेक्ट करने हैं फ्रॉम द मॉड्यूल। क्योंकि लास्ट में सभी मॉड्यूल्स का जो आउटपुट है वो एक दूसरे को दिया जाएगा, जिससे कि पूरा सॉफ्टवेयर इकट्ठा एज ए यूनिट। So detailed design is very important for developers. सर डिटेल डिजाइन और वो Any doubts related to this सर page? डिटेल डिजाइन और ओवरऑल डिजाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? हाँ, आर्किटेक्चरल डिजाइन जो होता है वो ग्रोस स्ट्रक्चर बताता है। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एक वेब इंटरफेस मॉड्यूल होगा, एक बिजनेस लॉजिक मॉड्यूल होगा और एक डेटाबेस सिस्टम मॉड्यूल होगा। से वी हैव अ वेब मॉड्यूल, हम किसी वेब एप्लीकेशन को बना रहे हैं और उस वेब एप्लीकेशन में 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं, एक वेब इंटरफेस मॉड्यूल, एक बिजनेस लॉजिक मॉड्यूल और एक डेटाबेस हैंडलिंग मॉड्यूल। तो ये तीनों जो मेन मॉड्यूल्स हैं वो आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम दिखाएंगे। अब उसी का डिटेल डिजाइन कैसे बनेगा? जैसे ही हम वेब मॉड्यूल पे आएंगे तो वेब मॉड्यूल का डिटेल्स हमको बताना पड़ेगा कि वेब मॉड्यूल में और कौन से छोटे छोटे मॉड्यूल्स रहेंगे जो वेब मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। तो उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हो सकता है? यूजर से इनपुट लेने वाला मॉड्यूल हो सकता है, यूजर इंटरफेस डिस्प्ले का मॉड्यूल हो सकता है, उसमें मेन्यूज हो सकते हैं, उसमें बटन्स होंगे और आउटपुट दिखाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स होंगे जो आउटपुट दिखाएंगे, जैसे रिपोर्ट जनरेट करके दिखाना है। ऐसे बहुत सारे सब मॉड्यूल्स रहेंगे जो वेब मॉड्यूल में रहेंगे। तो ये हो गया डिटेल्ड डिजाइन ऑफ द वेब मॉड्यूल। उसके बाद आता है बिजनेस लॉजिक मॉड्यूल। इस बिजनेस लॉजिक मॉड्यूल में जो बिजनेस फंक्शंस हैं, इसका मतलब जो डेटा वेब मॉड्यूल से आएगा उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको हम प्रोसेस भी करेंगे और जरूरत पड़ने पे डेटाबेस मॉड्यूल से इंटरैक्ट भी करेंगे। तो ये सब मॉड्यूल्स करने वाले हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स ही करेंगे और इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स का जो डिटेल्स है वो डिटेल डिजाइन में रहेगा। फिर थर्ड जो मेन मॉड्यूल था वो था डेटाबेस मॉड्यूल। उसमें जो सब मॉड्यूल्स रहेंगे वो रहेंगे कि वो डेटाबेस
से कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम कौन करेगा, क्वेरी अगर आता है तो उसको प्रोसेस कौन करेगा, डेटाबेस को अगर मैनिपुलेट करना है तो वो कौन मॉड्यूल करेगा। तो ये सभी छोटे छोटे जो सब मॉड्यूल्स हैं जो काम को डिवाइड करके अपने पास होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन जो है फिर से डिटेल्ड डिजाइन में आएगा। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन में सिर्फ हम 3 मॉड्यूल्स दिखाएंगे। वेब मॉड्यूल, उसके नीचे आ जाएगा बिजनेस लॉजिक मॉड्यूल, उसके नीचे आ जाएगा डेटाबेस मॉड्यूल। अब डिटेल डिजाइन में हर एक ये जो 3 मॉड्यूल्स हैं, इनके भी अंदर से जो सब मॉड्यूल्स हैं उनका पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट विथ लॉजिक, कि उसमें क्या लॉजिक लगेगा, इंटरनल लॉजिक, उसका सूडो कोड, बहुत सारी इसमें चीजें और भी आती हैं। तो उन सभी को मिला के डिटेल्ड डिजाइन हर एक मॉड्यूल का क्रिएट किया जाएगा। So this is how the detailed Yes, sir, design समझ में आया। is created from the architectural design. Hopefully points are clear. Yes, sir. So we proceed. तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है, इससे रिलेटेड किसी को भी क्वेरीज है तो प्लीज मुझे बताएं। So I will just review whatever we have done today. So सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन और बिब्लियोग्राफी आता है। ये बेसिस बनता है फॉर द एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू जब हम जा रहे हैं तब भी, और लास्ट में जब एक्सेप्टेंस करना हो कि फाइनल प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं बना, इस एफआरएस डॉक्यूमेंट का रेफरेंस लिया जाता है। हर चीज एफआरएस के हिसाब से ही बनना चाहिए। उसके बाद हमने देखा आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है। इट इज अ ग्रोथ एंड डिटेल्ड, इट इज अ ग्रोथ एंड ओवरऑल डिजाइन, इट इज नॉट ए डिटेल्ड डिजाइन। उसके बाद आता है डिटेल्ड डिजाइन विच डिस्क्राइब्स द आर्किटेक्चरल डिजाइन इन मोर डिटेल, including the logic of implementation through pseudocode and communication between the modules, data communication कैसा होगा between the modules, इसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन होता है। So hopefully these are, any doubts? No, sir. सर आप बुक्स की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकेंगे? सॉफ्ट कॉपी मेरे पास अभी तो है नहीं, अगर होगा तो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। सर ये पीपीटी ही शेयर कर दीजिए सर। ठीक है, ये